विनर रोल नंबर निकाल देंगे। टाइम सही है, मोबाइल में देख के बता दूंगा टाइम होते ही। यस, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। जैसे आपके दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर के भी दिमाग है, मेमोरी है। किसी भी निर्देश, सूचना, परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। सारे ध्यान दो इधर, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आते हैं। अब इस सैटरडे जो क्वेश्चन पेपर आया तो इनमें यही तो आया, आप ध्यान ही नहीं रखते हो। इसका जो पढ़ाया जाता है ये महत्वपूर्ण होता है। आप किसी का भी पेपर देना, पटवारी का देना, बैंकिंग का देना, उन सब में यही क्वेश्चन आएंगे। एलडीसी का देना, क्योंकि आप आगे जो है वो कंपटीशन की तैयारी करोगे, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, बताइए कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी। देखिए कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी टाइप की और दूसरी सेकेंडरी टाइप की। प्राइमरी टाइप की मेमोरी, जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, अस्थायी रूप से स्टोर होती है। और परमानेंट मेमोरी जो है वो स्थायी रूप से स्टोर होती है। एक बार फाइल सेव कर दी वो परमानेंट सेव हो गई। टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जैसे लाइट चली गई तो उसकी मेमोरी साफ हो जाती है। जैसे कि टेम्परेरी मेमोरी का उदाहरण कौन है? रैम। रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। रैम क्या है? एक रैम से संबंधित कई प्रश्न आते हैं। रैम अस्थायी मेमोरी है, रैम टेम्परेरी मेमोरी है, रैम लाइव मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, ऐसे कितने, नॉन पोर्टेबल मेमोरी है। इतनी सारी बातें रैम से संबंधित याद रख लो आप। रैम लाइव मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम जो है वो लाइट चली जाने पर इसके डाटा सारे के सारे इरेज हो जाते हैं। दूसरी आती है प्राइमरी मेमोरी में भी एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसको कहते हैं रोम। क्या कहते हैं? रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। जब कंप्यूटर, मोबाइल या फिर आपका कोई खिलौना जिसमें मेमोरी होती है वो जब बनता है तभी उसमें डाली जाती है और बाद में उसमें कोई चेंज नहीं करता, वो इतनी परमानेंट होती है वो। जैसे खिलौने में वो गाने से बजते हैं ना, 4-5 गाने बजते हैं, बस वो 5 ही गाने बजते हैं, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। हमारे मोबाइल में भी रोम में कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाले हुए होते हैं तो वो फिर चेंज नहीं कर सकते हम। तो ये रोम पूरी तरह से परमानेंट मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में एचडीडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सारी चीजें क्या होती है भाई? सेकेंडरी मेमोरी होती है। अपन ने जान लिया कंप्यूटर की मेमोरी को नापने का यूनिट जो है वो बिट्स होती है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट्स होती है। 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट या बिट कहते हैं। बिट का पूरा नाम जो है वो बाइनरी डिजिट्स ही होता है। बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को नापने की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न आता है ये पेपर में कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। और जो आप कीबोर्ड से एक बटन दबाते हो और तो अक्षर लिखे जाते हैं ना, वो एक अक्षर 1 बाइट का होता है, मींस 8 बिट का होता है। एक अक्षर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, मतलब 1 बाइट का होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, और फिर आगे पेंटाबाइट, हेक्साबाइट, ऐसे और भी हैं। उसके बाद देखेंगे मेमोरी हमने पढ़ी है, 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी सेकेंडरी होती है। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जहां डाटा, सूचना, प्रोग्राम क्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है।
प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी होती है? अस्थिर होती है। इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने, बिजली चली जाने पर खाली हो जाता है और इसे प्राइमरी मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये जो मेमोरी है एक्चुअल में दो टाइप की होती है, एक रैम के रूप में और एक रोम के रूप में। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। अब इनसे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। रैम दो प्रकार की, एक स्टैटिक रैम, एक डायनामिक रैम। एक कौन सी रैम है जिसको क्या कहते हैं? एस रैम। और एक कौन सी होती है? डायनामिक यानी डी रैम। प्रश्न आता है कि वह कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? डायनामिक। रिफ्रेश करने के कारण स्पीड कम होती है इसकी, जबकि एस मेमोरी जो है वो इसकी अपेक्षा ज्यादा फास्ट होती है। पिछले पेपर में एक प्रश्न आया था कि वह कौन सी मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा खाली किया जाता है? ईईपी रोम। कौन सी रोम है? ईईपी रोम। ई मीन्स इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और PROM खाली जिसमें प्रोग्राम डाले होते हैं वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पूरे नाम सबके याद रखना। उसके बाद अगला देखिए, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की है, एक रैम है और दूसरी रोम है। भाई रैम से संबंधित बहुत सारी बातें हैं यहाँ। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में स्टोर होते हैं। याद रखना है कि जब तक कोई दूसरी मेमोरी में आप डाटा स्टोर नहीं कर लेते सेकेंडरी मेमोरी में, तब तक वो डाटा कहाँ रहता है? रैम में रहता है। यानी कीबोर्ड से जब हम कुछ इनपुट देते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग से पहले यानी कि प्रोसेस होने से पहले डाटा कहाँ स्टोर रहता है? रैम में। ये प्रश्न RSCIT के पेपर में हर बार आता है। और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आ रहा है। नया प्रश्न है ये कि सीपीयू किससे लेता है मेमोरी? सीपीयू मेमोरी किससे लेता है? रैम से लेता है। ये प्रश्न आया हुआ भी होगा शायद। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने, बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर किया गया डाटा चला जाता है, मिट जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल या फिर अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसकी क्षमता आजकल बहुत हो गई है, 4 GB, 8 GB, 16 GB तक की रैम जो है वो बाजार में उपलब्ध है। ये छोटी दिखाई हुई है यहाँ। ये डायनामिक रैम, सिंक्रोनियस रैम और स्टैटिक रैम, तीन टाइप की रैम होती है। रैम कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। डायनामिक रैम को संक्षिप्त में डी रैम कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है। इसे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी है कि डी रैम को जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की, ये प्रश्न बहुत बार आया गया है पेपर में कि ऐसी कौन सी रैम है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। रिफ्रेश का अर्थ क्या है कि एक लाइट को इसे आवेशित करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, और ये एक सेकंड में लगभग 1000 बार रिफ्रेश होती है। तो स्पीड तो कम होगी, यानी पहले ये आवेशित होती है, फिर प्रोसेस करती है, और एक सेकंड में 1000 बार जो है वो आवेशित होती है। प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण यह पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है, और जिसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति भी क्या है? कम है। सिंक्रोनियस रैम डी रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह सीपीयू की घड़ी के अनुसार रिफ्रेश होती है। इसको करने की आवश्यकता नहीं, जैसे इसको घड़ी के साथ जोड़ा गया है। सीपीयू की जो घड़ी होती है उसके साथ ऑटोमेटिक होती है ये, इसलिए डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेजी से स्थानांतरित करता है। पहले देखो आपको आदत भी पड़ी हुई है, आपको तो नहीं है, जो पुराने आदमी होंगे ना वो क्या करेंगे, कंप्यूटर पर जाते ही राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे कंप्यूटर को, बार बार रिफ्रेश 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 कर। अब भी नए कंप्यूटरों में वो वही कर रहे हैं। रिफ्रेश करने का मतलब ये होता है उसकी रैम को रिफ्रेश कर रहे हैं, वो वापिस से इसको आवेशित कर रहे हैं। तो अब जरूरत नहीं है। आजकल हम कौन सी रैम यूज करते हैं? स्टैटिक रैम यूज करते हैं। और स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो रिफ्रेश कम होती है और इसमें डाटा की मेमोरी अधिक समय तक रहती है, रखी जा सकती है। और आजकल तो ऐसी रैम आ गई है कि ये स्थायी रूप से भी डाटा स्टोर रखने लग गई है। अगर गलती से हमने सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो जैसे ही हम वापस आते तो रिकवर करने का फंक्शंस भी, आजकल डाटा को रिकवर करने के फंक्शंस भी उपलब्ध हो गए हैं। ये अपने अंदर मेमोरी का बैकअप रख लेते हैं स्टैटिक रैम। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आगे आती है जो वो है रोम। क्या है? रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। सबको पता है रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होते, अतः रोम नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम विभिन्न प्रकार के हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम के नाम से रोम जो है वो जाने जाते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से ये जाने जाते हैं। इसमें पी रोम जो है वो एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक बार डाटा स्टोर होने के बाद उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। पी रोम खाली प्रोग्राम, एक बार उसने प्रोग्राम डाल दिया, बाद में इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन ईपी रोम एक ऐसा रोम है, एक ऐसी रोम चिप है जो रोम चिप के रूप में आती है, रोम की चिप आती है, और ये रोम जो है वो इसमें डाटा स्टोर तो होता है, लेकिन उसको अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा इसको खाली किया जा सकता है और उसमें रोम में डाटा फिर से स्टोर किया जा सकता है। ये ईपी रोम की खास बात है। अब आता है ईईपी रोम। 2 बजे 2 बजे 1 बजे नहीं, हाँ 1 बजे। ईपी रोम, ईईपी रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। एक नई तकनीक ईईपी रोम है। इसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जाता है। ये पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया कि विद्युतीय विधि से कौन से रोम को खाली किया जाता है, कौन से को किया जाता है? ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कौन से को किया जाता है कटारिया? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम, याद रखना। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी हमारी। ये दोनों ही प्राइमरी थी। प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी को हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ज्यादा बड़ी डाटा इसमें डाले जा सकते हैं। ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसको कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जाता है। और रैम और रोम कंप्यूटर का ही भाग होती है। अगर कंप्यूटर में रैम और रोम नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। लेकिन कंप्यूटर में अगर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, तो क्या कंप्यूटर नहीं चलेगा? क्या चलेगा? मतलब एक्सटर्नल होते हैं ये डाटा। इसमें जो डाटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डाटा डिलीट नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोल कर देख सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं, इसको यूजर के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है, नया फोल्डर बनाया जा सकता है, नए डाटा डाले जा सकते हैं और स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डाटा स्टोर करती है, 1 टीबी तक के डाटा स्टोर करती है। और यह जो है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट इधर उधर ट्रांसफर किया जा सकता है और इसकी गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। याद रखना, कई बार ऐसा प्रश्न आता है, लिखा हुआ आता है कि स्पीड के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्न क्या आता है? स्पीड के अनुसार मेमोरी को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे तेज गति की मेमोरी कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी, ऐसे व्यवस्थित करनी है। अब आपको यहां मिल रहा है कि रैम यानी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्लो होती है, धीमी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव और ये आपका डीवीडी और मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारे के सारे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है, जिसको आप निकाल सकते हो, दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। वो सारे कौन से होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। पेन ड्राइव क्या है? क्यों है?
क्योंकि हम निकाल के दूसरे कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, लेकिन रैम को ऐसे निकाल के दूसरे कंप्यूटर में नहीं लगा सकते हम, उसके डाटा सारे खाली हो जाएंगे, वो लाइट जाती तो खाली हो जाती है। उसके बाद देखते हैं हार्ड डिस्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कंप्यूटर का, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में ही सारे डाटा स्टोर होते हैं, ये गाने, फोटोएं, जो भी कंप्यूटर में आप डालते हो वो कहाँ स्टोर करते हो, आपको पता है आपकी फाइल कहाँ सेव होती है? हार्ड डिस्क पर सेव होती है। हार्ड डिस्क को HDD भी कहते हैं, फिजिकल डिस्क होती है। इसको अपने कंप्यूटर की सबसे छोटी बड़ी फाइल स्टोर करने के काम में लेते हैं। अपनी सारी फाइलें स्टोर होके कहाँ स्टोर होती है? हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। हार्ड डिस्क और रैम में ये फर्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज है जो स्टोर करने के बाद काम आती है, लेकिन रैम का स्टोरेज में रखी चीजों को चलाने के काम नहीं आती। और जब यह कंप्यूटर बंद होते ही रैम में पड़ी सारी चीज साफ हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर बंद होने पर भी डाटा इरेज नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, जिसकी तेज घूमने से इसमें डाटा स्टोर होता है और रीड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के घूमने की स्पीड हम RPM में नापते हैं, ये पेपर में प्रश्न आया हुआ है। हार्ड डिस्क की स्पीड को किस में नापते हैं? RPM में नापते हैं, राउंड पर मिनट के नाम से, रिवोल्यूशंस पर मिनट के नाम से, रिवोल्यूशंस पर मिनट के नाप से नापते हैं इसको। पूरा नाम भी पूछा जाता है इसका। ज्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RPM या 7200 RPM की होती है। जाहिर सी बात है 7200 RPM की हार्ड डिस्क 5400 RPM की हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज होती है। जब आप कंप्यूटर खरीदते हो तो उसकी हार्ड डिस्क के RPM के हिसाब से हार्ड डिस्क को हम खरीदते हैं। जिसके ज्यादा RPM होंगे उस हार्ड डिस्क की गति क्या होगी? तेज होगी। गति होने का मतलब क्या समझते हो आप? एक कंप्यूटर की तेज गति, इससे मतलब क्या समझते हो आप? गर्ल्स क्या समझते हो कि एक कंप्यूटर की गति तेज है? उस पर बैठो, घर जल्दी से पहुंच जाते हैं। एक कंप्यूटर की तेज गति से क्या मतलब है? बता बता। कंप्यूटर की गति तेज होनी चाहिए या धीमी होनी चाहिए? तेज होनी चाहिए। क्यों होनी? किस चीज की गति तेज होती है? डाटा प्रोसेसिंग की। कई बार आप देखते हो कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्लो है। और एक तो आपने क्लिक किया काम हो गया, उसकी प्रोसेसिंग क्या है? फास्ट है। तो कंप्यूटर का तेज होने का मतलब है उसकी क्या होनी चाहिए? प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए। वो कंप्यूटर तेज होता है। सबसे तेज वैसे सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है? सुपर। हार्ड डिस्क कंप्यूटर डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डाटा को पढ़ने लिखने के लिए एक हेड होता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल सॉकेट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है, स्पिंडल भी बोलते हैं इसको। सॉकेट को क्या बोलते हैं? स्पिंडल। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर एक निचली सतह पर डाटा दोनों ओर स्टोर होते हैं भाई। ये हार्ड डिस्क में बीच में आप देख रहे हो ये प्लेट सी देख रहे हो ना, बीच में ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। इसके ऊपर वाली साइड में भी डाटा है और उसके नीचे वाली साइड में भी डाटा होते हैं, दोनों तरफ होते हैं हार्ड डिस्क में। डिस्क प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डाटा स्टोर होते हैं। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हार्ड डिस्क पर डाटा कहां स्टोर होते हैं ऐसा प्रश्न आता है तो ट्रैक और सेक्टर पर स्टोर होते हैं। कहां स्टोर होते हैं? ट्रैक और सेक्टर पर स्टोर होते हैं। एक सेक्टर में 512 बाइट होते हैं। डाटा को स्टोर पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं जो निम्न प्रकार से है। सीक टाइम, डिस्क में डाटा को रीड राइट करने वाला जो ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम होता है। लेटेंसी टाइम, ट्रैक में डाटा को सेक्टर तक पहुंचाने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। और ट्रांसफर रेट, सेक्टर में डाटा को लिखने पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। ये 3 टाइप के समय है। पूछा जाता है हार्ड डिस्क का निम्न में से कौन सा टाइम पीरियड नहीं है? तो टाइम पीरियड सीक टाइम, या रीड राइट तक ट्रैक तक पहुंचाने के लिए कौन से टाइम का प्रयोग किया जाता है? सीक टाइम का। और अगर आप ट्रैक में डाटा को सेक्टर तक पहुंचाने में जो समय लगता है उसे लेटेंसी टाइम कहलाता है। और डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो टाइम लगता है उसे ट्रांसफर रेट कहते हैं। यानी अलग अलग टाइप से डाटा को ट्रांसफर करने का तरीका दिया हुआ है। फ्लॉपी का वैसे टाइम नहीं है,
फ्लॉपी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, पहले के जमाने में होती थी, लेकिन इसके प्रश्न अब भी पूछ लिए जाते हैं फ्लॉपी के। फ्लॉपी एक प्लास्टिक की बनी होती, आजकल उसमें भी आ रहा है, आपका असाइनमेंट में आया आता है ना फ्लॉपी का एक क्वेश्चन, असाइनमेंट में भी आ रहा है। यह प्लास्टिक की बनी होती है जिस पर फेराइट की परत होती है भाई, यह बहुत ही लचीली होती है। ये प्रश्न आता है कि फ्लॉपी क्या है, लचीली प्लास्टिक की बनी होती है, ये आपके असेसमेंट में आ रहा है अभी, शायद आपने देखा हो तो। इसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं जिस पर प्लास्टिक का कवर होता है, जिसे जैकेट कहते हैं। फ्लॉपी के बीचों बीच एक पॉइंट बना होता है जिससे इस ड्राइव की डिस्क घूमती है, और इसी फ्लॉपी डिस्क में 80 डाटा ट्रैक होते हैं, 80, और प्रत्येक ट्रैक पर 64 वर्ड्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं। यह मैग्नेटिक टेप के समान कार्य करती है। 360 आरपीएम इसकी गति होती है, कहां 360 और कहां उसकी 7200 और इतनी, कई गुना ज्यादा आ गई है आजकल। और इससे रिकॉर्डिंग हेड के खराब हो जाने की समस्या उत्पन्न होती रहती है। इसका जमाना चला गया, ये बिल्कुल छोटी सी होती थी, इसका साइज है ना 1.44 MB हुआ करता था, 1.44 MB की एक फ्लॉपी होती थी। और आजकल पेन ड्राइव है आपका 64 GB है तो 64,000 MB का है लगभग, इतना मतलब एक पेन ड्राइव है, इसमें खाली 1.44 MB डाटा स्टोर होते थे। मैग्नेटिक टेप ये तो जानते ही हो आप, देखी होगी सबने, मैग्नेटिक टेप देखी है क्या? अरे ये वाली देखी नहीं है आपने, कैसेट। मैग्नेटिक टेप भी एक स्टोरेज डिवाइस ही होती थी, अब तो इसका जमाना गया वैसे। ये एक पतला फीता होता है जिसमें मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की होती है, आपने देखा होगा, ये एक फीता सा होता था पतला, एक रील सी होती थी, और उसके ऊपर कोटिंग की होती थी, किसकी? मैग्नेटिक इंक की, मतलब ब्लैक ब्लैक सा होता था, उसमें मैग्नेटिक इंक लगा होता था। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने में किया जाता था। यह पुराने समय के ऑडियो कैसेट की तरह ही होता था, और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग बड़ी मात्रा में स्टोर करने के लिए किया जाता था। 100 MB तक के डाटा स्टोर हो जाते थे इसमें। आपने सुने होंगे इसमें गाने, कितने गाने आते थे? 10 गाने आते थे इसमें, 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ। ऐसे कैसे होता था? 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ। उसमें लेयर होती थी, 2 लेयर होती थी। कितनी लेयर होती थी? एक तरफ दूसरी लेयर होती थी, दूसरी तरफ से जब उसको ऐसे पलट के लगाते ना तो दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, अब इसका टाइम नहीं है। इसको तो सब जानते होंगे, इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं भाई। इसका नाम क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ये पॉलीकार्बोनेट डिस्क की बनी होती है, मतलब इसकी प्लास्टिक की बनी होती है, जिसमें डाटा एक फ्लैट सतह के अंदर पिट्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं। किस रूप में स्टोर किए जाते हैं? पिट्स। ये प्रश्न बार बार आता है। एक पिट एक बिट का सूचक होता है। एक पिट कितना होता है? पिट का मतलब क्या होता है? गड्ढा। ये जो सीडी आप देख रहे हो, इसके बीच में है ना ऐसे ऐसे एक सर्पिल सांप जैसे कुंडली मारता है ना, वैसे एक ऐसे गोल 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 इस पे ट्रैक बना होता है। उस ट्रैक को, उसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं। उन छिद्र, ये जब राइट की जाती है सीडी तो उसमें छोटे छोटे पिट्स बनते हैं। वो पिट्स के ऊपर डाटा स्टोर होता है और उसी को पिट कहते हैं। और एक पिट में एक बिट डाटा होता है। और एक सीडी कितने एमबी की होती है? एक सीडी, एक सीडी में कितना डाटा स्टोर होता है? 700 MB। कितना होता है? 700 MB। छोटी सीडी भी आती है एक, उसमें 100 MB तक के डाटा स्टोर होते हैं, 200 MB भी होते हैं, अलग अलग होते हैं वैसे, लेकिन मोस्टली 700 MB की सीडी आपने देखी होगी। सीडी में जो डाटा स्टोर होते हैं वो भी ट्रैक और सेक्टर पर होते हैं। सीडी में डाटा कहां स्टोर होते हैं? ट्रैक और सेक्टर में। और ट्रैक के ऊपर क्या बनता है? पिट बनता है, और उस पिट के अंदर डाटा स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने ऑप्टिकल डिस्क 2 प्रकार की है, सीडी और डीवीडी। वैसे 3 प्रकार की है, एक और आ गई ब्लू रे डिस्क। सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से पुकारते हैं। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऐसा ऑप्टिकल मीडिया होता है जो हमारे डिजिटल डाटा का अपना डिजिटल डाटा को सेव करता है। और एक समय था जब रील वाले कैसेट का प्रयोग करते थे। सीडी के आविष्कार ने बाजार में कैसेटों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और एक स्टैंडर्ड सीडी में करीबन 700 MB डाटा सेव किया जा सकता है। एक ऐसा जमाना था तब गानों को स्टोर करके रखना पड़ता था।
गाने सुनने हैं ना आपको, तो कैसेट में पहले भरवा के लेके जाते थे, गाने लोड करवा के लेके जाते थे, फिर सुनते थे शौकीन लोग। फिर बाद में सीडी आ गई, एक सीडी में 200-250 गाने आ जाते थे एक ही सीडी में, और एक कैसेट में आते थे 10 गाने। फिर जमाना बदला, कैसेट और सीडी के बाद डीवीडी आ गई, डीवीडी में हजारों गाने आ जाते थे, 4 GB के गाने आ जाते थे उसमें, 4.5 GB तक के। फिर जमाना बदला, पेन ड्राइव आ गया। लोग क्या करते थे, गाड़ियों में एक पेन ड्राइव लगा देते थे, 10-20 हजार गाने का पेन ड्राइव लगा देते थे, तो चलते रहते थे। अब क्या जमाना आ गया, सारा जमाना खत्म। अब उसकी जगह ब्लूटूथ से कनेक्ट करिए, हमारे पास इंटरनेट की इतनी फास्ट स्पीड है, 3G 4G 5G है, अपने पास 5G है, तो अपन अब गाने ढूंढने, गाने स्टोर करने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी के मोबाइल में गाने हैं? किसी के मोबाइल में गाने स्टोर किए हुए हैं क्या? नहीं है। हम क्या करते हैं, यूट्यूब से सुन लेते हैं, स्नैपट्यूब से सुन लेते हैं, या फिर बिटमेट से सुन लेते हैं, या फिर आजकल वो म्यूजिक के अंदर ही स्टोर होने लग गए, वहां से सुन ले। बहुत सारे तरीके अब हम यूज करते हैं। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानी जाती है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है भाई? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से जानी जाती है। और सीडी और डीवीडी दोनों एक ही जैसे लगते हैं, मगर डाटा कैपेसिटी में सीडी की कैपेसिटी ज्यादा नहीं होती डीवीडी की अपेक्षा, डीवीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। डीवीडी 4.7 GB तक के डाटा स्टोर कर सकती है। कितने डाटा स्टोर कर सकती है? 4.7 GB तक के डाटा स्टोर कर सकती है। मुकेश, ये MB बड़ा होता है या GB बड़ा होता है? GB बड़ा होता है। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। कई बार पेन ड्राइव का नया नाम लिया जाता है, फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव को किस नाम से जाना जाता है भाई? फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव, आजकल सबसे ज्यादा फ्लैश ड्राइव का यूज डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह एक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको कंप्यूटर में अलग से यूज किया जा सकता है। यह आकार में बहुत छोटे हल्के भी होते हैं, इसमें स्टोर डाटा को पढ़ा भी जा सकता है, इसमें सुधार भी किया जा सकता है। तो फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव को सब जानते हैं। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पीरियड सर्किट बोर्ड होता है, इसमें एक जो प्लास्टिक या धातु के कवर से ढका होता है, इसलिए यह मजबूत भी होता है। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है पता है आपको? कि कंप्यूटर के लगाया और काम करना शुरू कर दिया, उसे प्लग एंड प्ले कहते हैं। कि कंप्यूटर के साथ अटैच किया और उसने काम करना शुरू कर दिया, दैट इज प्लग एंड प्ले। आज यह सामान्य रूप से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 GB तक के जो है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैश मेमोरी। इसके प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं, कैश मेमोरी के आए होंगे आपके पीछे भी। यह एक विशेष प्रकार की स्पीड वाली मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। सीपीयू की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू व रैम के मध्य डाटा स्थानांतरण की गति कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है, यह सीपीयू की अपेक्षा तेज गति से उपलब्ध डाटा को उपलब्ध करवा देती है। उसी प्रकार सीपीयू से प्रोसेस के डाटा को तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है। यानी सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इससे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस टाइम कम हो जाता है, अर्थात कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। जिस कंप्यूटर की कैश मेमोरी ज्यादा होगी उस कंप्यूटर की गति तेज होगी। कैश मेमोरी आकार में बहुत छोटी है, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज्यादा तेज होती है। तो सबसे ज्यादा तेज कौन सी मेमोरी होगी? कैश मेमोरी होगी। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहते हैं। यह भी प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी सीपीयू की मेमोरी है? कैश मेमोरी। जिन प्रोग्राम और निर्देशों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। अगर वह फाइल उसे वहां नहीं मिलती है तो उसके बाद वह रैम यानी प्राइमरी मेमोरी में चेक करता है। तो पहले सीपीयू किससे लेगा? कैश मेमोरी से पूछेगा कि तेरे पास डाटा है क्या। अगर उसके पास नहीं होता तो रैम से लेता है, अदरवाइज रैम से कैश मेमोरी में डाटा। कैश मतलब जल्दी, कैश का मतलब जल्दी तो होता है, कैश मतलब जल्दी काम होना। सीपीयू कैश मेमोरी और मेन मेमोरी ऐसे लेता है। देखो सीपीयू किससे मेमोरी लेगा? कैश से। और कैश मेमोरी किससे मेमोरी लेती है? मेन मेमोरी से लेती है। ये इसका एक प्रोसेस है। मेमोरी का एक्सेस टाइम, मेमोरी की एक लोकेशन को पढ़ने लिखने में जो समय लगता है मेमोरी एक्सेस टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति इतनी अधिक होती है।
मेमोरी साइकिल टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है साइकिल टाइम क्या है। दो स्वतंत्र कार्यों को शुरू करने के मध्य का समय मेमोरी का साइकिल टाइम होता है। मेमोरी साइकिल टाइम मेमोरी एक्सेस टाइम से थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि दो कार्यों में के मध्य टाइम डिले जो होता है, पहले कार्य को कौन खत्म करेगा, इस चीज को इसमें ध्यान में रखा जाता है। और इसका जो एक फॉर्मूला है, मेमोरी साइकिल टाइम इज इक्वल मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम डिले। डिले मतलब जो टाइम आप लेट कर रहे हो उसको जोड़ दिया जाए तो मेमोरी साइकिल टाइम। मेमोरी साइकिल में एक बार मेमोरी में डाटा आ गया, यूज हो गया, फिर नया डाटा आ गया, इसको मेमोरी साइकिल कहते हैं। उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम को मेमोरी साइकिल टाइम कहा जाता है। उसके बाद ये अपना एक मेमोरी का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको या तो आप नोट भी कर सकते हो, अगर नोट ना करो तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो पेपर हो उसमें मेमोरी के क्वेश्चन जो है वो डाले जा सके। समझ गए? तो ये था मेमोरी का पार्ट। अब आइए अपने चलते हैं उसी जगह पर जहां रोज करते ही हैं अपने। प्रश्न उत्तर। लास्ट टाइम थर्ड तक पहुंच गए क्या आप? आज बता देंगे। चार कर लिए क्या आपने? लास्ट टाइम शायद आपने ये कार वाला ही तो किया था, डॉक्यूमेंट कार का क्लिप है ना? 9 क्वेश्चन किए थे क्या इसके? इसके तो अब कम ही रहे हैं, वर्ड के तो एक्सेल के शुरू होंगे, फिर पावर पॉइंट के। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, पेज सेटअप से संबंधित है। सारे बच्चों को पेज सेटअप आना चाहिए, सीखा करो। सीखते हो क्या? पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेज सेट, मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे कागज है, मतलब इस मोबाइल जितने बड़े बड़े कागज है, और इसके ऊपर आप छापना चाहते हो, तो क्या करोगे बताइए? पेज को सेट करेंगे हमारे कंप्यूटर में, इतना छोटा कागज लेंगे हम, क्योंकि कागज का साइज तो काटा हुआ होता है, कुछ भी हो सकता है, A4 हो सकता है, A4 के अलावा लीगल हो सकता है, लेटर साइज हो सकता है, 5 इंच इंटू 3 इंच का हो सकता है, छोटे छोटे स्टिकर टाइप के हो सकते हैं, कोई भी साइज हो सकता है। हम चाहते हैं उसी साइज को सेट करें और फिर प्रिंट निकाल लें। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले पेज का साइज देना पड़ेगा। पेज लेआउट के क्वेश्चन हैं आज के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पेज लेआउट में जब हम जाते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज वाले आपसे हल हो जाएंगे। इंसर्ट तक के आपने सीख लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, साइज पर जैसे ही जाएंगे यहाँ A4 साइज, A3 साइज, लीगल साइज सारे हैं। ये जो फोटोकॉपी करवाते हो ना आप फोटोकॉपी की दुकान से, वो वाला पेपर किस साइज का होता है? A4 साइज का होता है। अब जो हमने यहाँ ये पेज ले लिया, ये A4 साइज के ऊपर प्रिंट निकलेगा। अब आपको यहाँ जैसा दिखाई दे रहा है, व्हाट यू सी व्हाट यू गेट, पर सुना है ना आपने, यहाँ स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वैसा ही छपेगा आपका। अगर आपने यहाँ बीच में इतनी जगह छोड़ी है तो प्रिंट में भी इतनी जगह छूट के आएगी कागज पर। ऊपर जगह छूट रही है मार्जिन, तो ऊपर भी छूट के आएगी। यहाँ आपने A लिख दिया तो A छपेगा, B लिख दिया तो B छपेगा। अगर इसको रेड कलर में लिख दिया तो रेड छपेगा, ग्रीन लिख दिया तो ग्रीन छपेगा। सारा का सारा मामला उसी तरह से रहता है। अब अपने पहला प्रश्न पेज का साइज देना था A4। दूसरा प्रश्न देखते हैं। डॉक्यूमेंट का मार्जिन लेफ्ट 2.5, राइट एक, टॉप और बॉटम 1.5 सेट करें, यानी मार्जिन सेट करना है। किस किस बच्चे को मार्जिन सेट करना आता है भाई? पेज का मार्जिन पहले समझ लीजिए, पेज का मार्जिन होता क्या है। मार्जिन और इंडेंट में फर्क होता है। वैसे मार्जिन हिंदी में इसको हाशिया बोलते हैं। हाशिया तो जानते होंगे? हाँ, ये देखिए जितने भी पेज है, ये पेज छपेगा तो हमें पता है इतनी जगह छोड़ेगा, यहाँ इतनी जगह छोड़ेगा, यहाँ साइड में इतनी जगह छोड़ेगा। ये चारों ओर से जो जगह छोड़ी जा रही है, मतलब हमारा कागज तो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैटर तो कम आएगा, आधा तो पेज हमारा खराब ही हो रहा है।
तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और मार्जिन नाम का ऑप्शन दिया गया है। पहले से कुछ मार्जिन यहाँ निर्धारित किए हुए हैं कि 0.5 इंच टॉप, बॉटम, लेफ्ट, मॉडरेट, वाइड, ये सारे दिए हुए हैं। लेकिन हमें क्या पेपर में ये जो प्रश्न दिया गया है वो ये कहा गया है कि लेफ्ट से 2.5 इंच, ऊपर से 1 इंच, राइट से 1 इंच और टॉप और बॉटम से 1.5 इंच पर सेट करिए। तो हमें तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा यहाँ। तो आप क्या करें, मार्जिन पर गए और मार्जिन में कहां चले जाएंगे, कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, कस्टम मार्जिन वाले ऑप्शन पर। यहां देखिए मार्जिन को टॉप में कितना करना है, 1 इंच करना है, लेफ्ट में कितना करना है, 2.5 इंच करना है। तो आप इसको 2.5 इंच कर दीजिए, कर दिया। बॉटम में कितना करना है, 1.5 इंच करना है, 1.5 कर दीजिए। राइट में कितना करना है, 1.5 करना है, कर दीजिए। ये अपन ने सारे सेट कर दिए। सेट करने के बाद क्या कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये हमारे पेज के ऊपर मार्जिन सेट हो गया। इस साइड इतनी जगह छूट गई, इस साइड इतनी जगह छूट गई। जैसे जैसे हमने सेट किया वैसे वैसे। कई बार क्या होता है कि ये कागज पर हम लास्ट तक लिख लेते हैं, तो फिर इसको प्रिंट निकालने के बाद जब हम बाइंडिंग करवाते हैं या फाइल में डालते हैं, फाइल में डालने के लिए छेद करते हैं तो कट जाते हैं अक्षर। इसलिए हमें क्या देना चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। क्या देना चाहिए, मार्जिन। अगला प्रश्न है, पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट दें। पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। दो टाइप के हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप में जैसे ही हम इसको पेज को ऐसे कर देंगे, हमारा पेज कुछ इस तरह से छपेगा। अगर आपने पेज को कर दिया ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट कर दिया तो सीधे पेज छपेगा। कई बार देखा होगा कोई पेज सीधे छपे हुए आते हैं, कोई ऐसे लैंडस्केप वाइड एरिया में छपे आते हैं। तो आपको इसके लिए सेट क्या करना पड़ता है, ओरिएंटेशन सेट करना पड़ता है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो टाइप के होते हैं। पेपर में ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि ओरिएंटेशन कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। डॉक्यूमेंट को दो कॉलम में बांटे, 2 में, 3 में, जहां भी बांटने का क्वेश्चन आए। मैं इसका मार्जिन एक बार फिर से सेट करता हूं। मार्जिन पर जाकर चारों ओर से मैं 0.5 कर देता हूं। अब देखिए अपना ये मार्जिन सेट हो गया। अब प्रश्न ये कहा गया है, ध्यान देना, कि इसको कितने कॉलम में डिवाइड करना है, 2 कॉलम में। तो कॉलम वाले टूल पर चले जाएंगे, लिखा पड़ा है ना कॉलम्स, कॉलम के टूल्स पर जाके 2 कॉलम में इसको डिवाइड कर लेंगे। अब आप देखेंगे पूरी फाइल जो है वो हमारी कितने में बट गई है, ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गई। 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। मोर कॉलम्स पर जाकर हम 3, 4, 5, 6 कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, इनके बीच में ऐसे लाइन लगानी है तो ऐसे लाइन भी दे सकते हो। मैंने यहाँ लाइन बिटवीन पर क्लिक किया, जैसे ही लाइन बिटवीन पर क्लिक किया अब आप देखेंगे कॉलम भी लग गया और कॉलम जितने कॉलम है उनके बीच में क्या लग गई है, ऐसे लाइन भी लग गई है। उसके बाद अगला है कि प्रथम पैराग्राफ से पेज ब्रेक, द्वितीय को सेशन ब्रेक और अगले पेज को किन्हीं 3 सेशन में बांटना है। अपने पास कितने सेशन आ गए हैं, 3 सेशन आ गए। हमें क्या करना है, ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ये सबको आना भी चाहिए। हमारे पास यहाँ अलग अलग कॉलम्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक बात बताइए, सबको मैं वापस उसी तरह से करना चाहता हूँ, एक ही कॉलम में करना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, वापस से कॉलम में जाइए और इसमें 3 किए थे 1 कर दीजिए, वापस वैसे का वैसा हो जाएगा। ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट कर दो, ऐसे सीधा हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए यहां आपने ये मैटर लिख दिया, यहां तक लिख दिया, ध्यान देना। और उसके बाद पूरा पेज खाली चाहते हैं हम ये, और इस यहाँ कर्सर है हमारा, इससे आगे वाला मैटर नए पेज पर लेकर जाना चाहते हैं हम। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट में जाना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। पेज लेआउट में किस पर जाना पड़ेगा, ब्रेक पर, और पेज ब्रेक। जैसे ही पेज ब्रेक देंगे यहां से आगे का मैटर अगले पेज पर चला गया और ये पेज पूरा का पूरा खाली हो गया है भाई। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। उदाहरण के लिए अपने पास यहाँ मैं इसको चैप्टर बना लेता हूं, कई सारी चीजें सीखेंगे। इसको मैंने लेसन बना लिया, लेसन फर्स्ट महात्मा गांधी, और
ये हेडिंग देनी है मेरे को, तो क्या करना चाहिए हमें, हेडिंग 1 पर क्लिक कर देना चाहिए और बीच में ले आना चाहिए। अब देखिए हमारा चैप्टर 1 बन गया। चैप्टर 1 बनने के बाद मैंने यहाँ डैश, ये डैश 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 करके और एक लाइन भी दे दी। ये हमारा चैप्टर 1 महात्मा गांधी के नाम से। ये हमारा चैप्टर 2.5 पेज यहाँ खत्म हो गया ये चैप्टर हमारा। और खत्म होने पर अपन ने क्या किया, ऐसे स्टार स्टार करके और ऐसे खत्म कर दिया। अब नया जो शुरू करना है वो क्या इसी पेज से करें क्या, या नए पेज से शुरू करें? नए पेज से शुरू करें। तो हमें यहाँ क्या कर देना चाहिए, पेज लेआउट में जाके यहाँ ब्रेक पर जाकर क्या कर देना चाहिए, पेज ब्रेक कर देना चाहिए। ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। अब नया चैप्टर शुरू हुआ, चैप्टर नंबर 2। तो आपने यहाँ लिख दिया लेसन 2 और पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख दिया, जैसे ये अपन ने लिख दिया और सिलेक्ट किया, होम किया, हेडिंग 1 दिया, सेंटर लाए, साइज बढ़ाया, जो भी काम किया आप कर सकते थे। कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे जैसे ही डैश डैश करेंगे यहाँ भी एक लाइन लग गई है। 2 चैप्टर हो गए। इस चैप्टर को भी वैसे ही हम कर सकते हैं। तो ऐसे पेज को ब्रेक देने के लिए आप कौन से वाले टूल का यूज करोगे, पेज ब्रेक टूल नाम की जो टूल है उसका हम यूज करेंगे। इसने कहा सेशन ब्रेक देने था, पेज को किन्हीं 3 सेशन में बांटे। अभी हमारा एक ही सेशन है, हम चाहते हैं कि यहाँ इस पैराग्राफ के बाद एक नए सेशन में चेंज हो जाए। तो वही है, पेज लेआउट में ब्रेक में यहाँ सेशन और सेशन में कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आप देखेंगे यहाँ सेशन ब्रेक लग गया। अब दिखेगा नहीं आपको ये ब्रेक, ये पेज का टुकड़ा हो गया एक टाइप से। यहाँ ब्रेक देना है, पेज ब्रेक पर गए और इसको भी कंटिन्यू कर दिया, आप देखेंगे यहाँ भी ब्रेक लग गया। आगे इसका पता चलेगा आपको, वैसे तो यही पता चल सकता है। आप लाइन नंबर जब दोगे ना, कंटिन्यूस लाइन नंबर दिए, तो ये यहाँ तक ही लगी, पूरे पेज में नहीं लगी, क्योंकि नया सेशन शुरू हो गया आगे। अपन ने यहाँ इसको फिर से लाइन नंबर देना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब यहाँ सेपरेट करना चाहिए हमें, तो लाइन नंबर में जाके और ईच सेक्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से 1 नंबर से शुरू हो रही है लाइन नंबर। ये सेक्शन में डिवाइड होने के बाद ऐसा हो रहा है हमारा। नन करेंगे, इसका हट गया, इसको फिर नन करना पड़ेगा, इसको भी नन करेंगे, लाइन नंबर में जाके नन कर देंगे तो ये लाइन नंबर भी हट गए हैं। तो सेशन ब्रेक भी इस तरह से दिया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रत्येक सेशन की लाइन को लाइन नंबर दें। अभी दिया अपन ने, प्रत्येक सेशन की लाइन नंबर देना है हमें। तो लाइन नंबर कैसे देंगे, अपने अभी किया था, पेज लेआउट पर जाना है, लाइन नंबर पर जाना है और रीस्टार्ट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन के लिए ईच सेक्शन, इसको भी देना है अपने को लाइन ईच सेक्शन। जैसे ईच सेक्शन करेंगे, जितने सेक्शन में डिवाइड किया है उनको इस तरह से हम लाइन नंबर भी दे सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट किए गए कार्य को थीम ऑफिस सेट करें। यहाँ अपने पास कुछ थीम दिए गए हैं, ये देखिए थीम्स। यहाँ थीम में क्या होता है, ऑलरेडी सेट होता है थीम। जिस थीम पर आप क्लिक कर दोगे, ऑफिस थीम पर क्लिक कर दिया मैंने, ये ऑफिस थीम होगा कहीं, यहाँ नहीं है क्या ऑफिस थीम, ऑफिस थीम, ऑफिस ही थीम है ये, एपेक्स थीम, ये वाला थीम, और सारी चीजें बदल जाएगी। देखिए इसमें कलर, स्टाइल, फेस, सारी चीजें बदल रही है। उस पर जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिक सब कुछ बदल गया। ये थीम है, ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, ये पहले से बने हुए हैं, इनका यूज भी हम यहाँ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट पेज का बैकग्राउंड कलर बदलें। आप देखेंगे हम अलग अलग तरीके से कलर करेंगे इसमें। डॉक्यूमेंट पेज का कलर बदलने के लिए बैकग्राउंड पर चले जाएं और आप यहाँ से कोई कलर कर सकते हो, जैसे आपने ऐसा कलर किया। हम डॉक्यूमेंट पेज कलर पर जाकर मोर फिल कलर का यूज कर सकते हैं। इसमें अपने पास 2 कलर एक साथ यूज में ले सकते हैं। जैसे एक कलर आपने येलो ले लिया, दूसरा कलर आपने रेड ले लिया, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ 2 कलर जो है वो इस पेज के ऊपर एक साथ दिखेंगे आपको। पेज का बैकग्राउंड कलर लगा है लेकिन 2 कलर एक साथ लगे हैं। ये 2 कलर जो लगे, इसके अलावा आप इसमें फिल कलर पर जब जाएंगे, पहले से कुछ कलर फिक्स है, सनसेट का, अर्ली सनसेट का, नाइट का, डे ब्रेक का। ऐसे मान लीजिए डे ब्रेक का ले लिया, ओके किया, अब आप देखेंगे डे ब्रेक का कलर लग गया। अपने पास ये पहले से और भी कलर, इसमें बहुत सारे कलर है। फिल इफेक्ट्स पर जब हम जाएंगे,
यहाँ कोई टेक्सचर कलर्स भी लगे हुए हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी पहले से बने हुए कलर हैं, ओके करेंगे तो उसी स्टाइल के कलर जो है वो पीछे बैकग्राउंड में लग जाएंगे, ऐसे ही छप जाएंगे। मोर फिल कलर्स पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पैटर्न कलर भी है, आप अपने हिसाब से पीछे का और ऊपर का ये जो पैटर्न है वो बदल सकते हो और वैसा बैकग्राउंड हम दे सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसा बैकग्राउंड चाहते हैं, अब आप देखेंगे हमारे पेज के पीछे का बैकग्राउंड अलग पैटर्न में बदल दिया गया, यानी पैटर्न कलर जो है वो चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, अपने संस्थान के नाम व लोगो को बैकग्राउंड में सेट करें। मतलब यहां अपन ने ऐसा यूज करना है वाटर मार्क। पहले मैं इसका कलर हटा देता हूं, नो कलर करूंगा, हट गया। अब वाटर मार्क का यूज कैसे करेंगे, वाटर मार्क पर जाइए, कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क करने के बाद टेक्स्ट वाटर मार्क पर चले जाएंगे और ये जो टेक्स्ट है यहाँ आप क्रिएटिव लिख देंगे। जैसे क्रिएटिव लिखा और कलर अप्लाई कर सकते हो आप, और जैसे ही अप्लाई किया आप देखेंगे यहाँ प्रत्येक पेज के ऊपर बैकग्राउंड में इंस्टीट्यूट का नाम इस तरह से आ सकता है। अगर आप यहाँ पीछे कोई नाम की बजाय कोई फोटो लाना चाहते हो जो हल्की हल्की दिखे तो वाटर मार्क पर ही जाना है आपको और कस्टम वाटर मार्क पर चले जाना है। यहाँ पिक्चर वाटर मार्क वाले ऑप्शन का चयन करना है, सेलेक्ट पिक्चर पर जाना है और कंप्यूटर में जहां भी कोई फोटो है अपने पास, फॉर एग्जांपल अपने यहाँ डेस्कटॉप पर एक फोटो है, ये फोटो मान लीजिए, इंसर्ट पर जैसे क्लिक किया, अप्लाई किया, आप देखेंगे कि हल्की हल्की सी इसमें पीछे ये फोटो जो है वो एक दिखाई दे रही है कि आपको बहुत हल्की फोटो नहीं दे रही। चलिए वाटर मार्क पर जाइए, अगर बहुत कम दिखाई दे रही हो तो इसके लिए आप ये जो वॉश आउट ऑप्शन दिया गया है इसको हटा दें। इसको हटाने के बाद अप्लाई कर दें, अब आपको थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। ये आपको दिखाई दे रही है ना, सारे पेज पर। हम एक पेज पर लगा रहे हैं लेकिन सारे पेजों पर ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। नोट्स वगैरह के पीछे लिखे जाते हैं ना, नोट्स के पीछे लोगो आ जाता है, वो किससे दिया जाता है, वाटर मार्क से दिया जाता है। किससे दिया जाता है, वाटर मार्क से। अगला क्वेश्चन है, पेज के विशेष इफेक्ट के साथ बॉर्डर अप्लाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आपको लगाना है पेज को बॉर्डर। मैं पेज को बॉर्डर लगाऊं उससे पहले आपको ये थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देता हूं, इसका नॉर्मल मार्जिन कर देता हूं और वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए रिमूव वाटर मार्क का यूज करके वाटर मार्क रिमूव कर देता हूं। लाइन नंबर अपन ने यहाँ दे रखा है, लाइन नंबर 9 कर देता हूं तो लाइन नंबर भी हट जाएंगे। अलग अलग दे रखी है, अपन इसको अलग अलग 9 कर देंगे। ये अपने पास अब बॉर्डर लगानी है, ध्यान देना। पेज बॉर्डर को अलग स्टाइल में लगानी है। पेज बॉर्डर पर जाइए और यहाँ बॉर्डर में यहाँ जो आर्ट लिखा है ना नीचे नीचे, यहाँ आर्ट पर क्लिक करिए। इसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के डिजाइन दिए हैं बॉर्डर के। आपने ये वाला डिजाइन ले लिया और इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने कलर भी चेंज कर दिया, ओके किया। अब आप देखेंगे पेज के बॉर्डर जो है वो सारे पेजों के बॉर्डर कैसी लग गई है, इस टाइप की बॉर्डर लग गई है। ये पहले से कुछ बॉर्डर बनी हुई है, आप इनका यूज कर सकते हो। ये बॉर्डर बहुत मोटी है, थिकनेस ज्यादा है इसका, इसको कम कर सकते हो। इसका साइज यहाँ से कस्टम साइज कर सकते हैं। इसको मैंने 11 पॉइंट की कर दी। अब आप देखेंगे बॉर्डर अपनी 11 पॉइंट की हो गई है, यानी कि बॉर्डर को हम इस तरह से पतला भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है नहीं, ये सारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 इंपॉर्टेंट थे। नोट कर लो ये सारे क्वेश्चन।